नमस्कार। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक 8 मेंबर कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव यह रखा गया है कि यह कमेटी स्टडी करे और भारत सरकार को यह बताए कि क्या देश में पुनः वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम को लागू किया जा सकता है क्या। अगर हाँ ऐसा किया जा सकता है तो क्या इसके लिए क्या क्या भारत सरकार के समक्ष कठिनाइयां आएंगी और इससे देश को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे इस पे भारत की जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, उनका क्या राय है। साथ ही में क्या दुनिया के किसी और देश हैं जहां पे सिस्टम लागू है, इस सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ वर्तमान में क्या होता है कि जो लोकसभा का चुनाव है जिससे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और स्टेट विधानसभा के चुनाव जिससे राज्य की सरकारें बनती है, ये अलग अलग समय पे चुनाव होता है। जैसे उड़ीसा और कुछ दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ दें तो बाकी सब राज्य का जो इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन, ये सेंटर से मैच नहीं खाता, अलग अलग समय पे होता है। इससे बड़ी मात्रा में देश को पैसा खर्च होना पड़ता है इस चुनाव में। इन्हीं सबको सरकार ध्यान में रखती है और वर्तमान बीजेपी सरकार का 2014 के चुनावी एक वादा भी था कि अगर एनडीए लेड गवर्नमेंट भारत सरकार में आती है, मतलब सरकार बनाती है, तो वह धीरे धीरे वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की कोशिश करेगी। तो आइए समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आप किसी पोलिंग बूथ पे गए वोट देने और यहीं पे आपको एक साथ दो ईवीएम लगेंगे, एक ही दिन में आपका दोनों वोट हो जाएगा। एक पे आप दे दीजिए लोकसभा के लिए वोट और एक पे आप अपने जो स्टेट असेंबली है उनके लिए वोट दीजिए। यानी यहाँ से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाएगी और यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति वोटर, जैसे मुझे वोट देना है तो मैं एक ही बार गया पोलिंग बूथ पे जहाँ पोलिंग सेंटर है पोलिंग, और वहां पे मैं दोनों के लिए एक ही साथ वोट दे के चला आया। इससे क्या फायदा हुआ, मैं बार बार परेशान होने से बच गया और चुनाव भी एक साथ हो गया। तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या देश में पहले से हुए हैं? तो हाँ, देखिए जो देश में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 का, पहला जनरल इलेक्शन भारत में हुआ था 1951-52, फिर 1957। इन दोनों समय में जो अपना स्टेट की असेंबली थी और सेंटर की चुनाव एक साथ हो गए थे। बट जब 1959 में, कब 1959 में केरला गवर्नमेंट को, केरला स्टेट गवर्नमेंट को भारत सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आर्टिकल 356, जो इसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, 356 को प्रेसिडेंट रूल लागू करते हुए केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है। तब से उसके बाद 1960 आते आते बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया 356 का यूज करते हुए। तब से जो तालमेल एक साथ बना हुआ था बिगड़ने लगा और वर्तमान समय में आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट और सेंटर का इलेक्शन अलग अलग होते चला आ रहा है। देखिए अगर क्या वन नेशन मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है तो उसके कुछ फायदे होंगे क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल इसके कुछ फायदे हैं, बट इसके साथ कुछ कंसर्न भी जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ फायदा को भी देखने की कोशिश करते हैं। इसके फेवर की एक दो बिंदु हो सकते हैं और इससे कंसर्न भी एक दो रिलेट हो सकते हैं। जैसे देखिए इसके फेवर में तो सबसे पहला आएगा एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्यों कह रहा हूं, तो देखिए वर्तमान में जो भारत मतलब हमारे यहाँ जो चुनाव कराती है वो बॉडी कौन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो इलेक्शन कमीशन है यह भारत में लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट असेंबली होती है, सबका चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसको, इलेक्शन कमीशन को। तो यही इसी के फंड से चुनाव के जितने खर्च होते हैं लागू होते हैं। तो जो पहला 1951-52 का देश में चुनाव हुआ था, तो एक वोट कराने के लिए जो इलेक्शन कमीशन का खर्चा बैठा था वो 6 पैसा। कितना था? 6 पैसा। यही खर्चा जो हर 14 के जो 14 और 19 का जो चुनाव हुआ है लोकसभा में दोनों, उस समय लगभग 46.4 रुपया खर्चा हो गया पर वोटर। अब देखिए कितनी गुने की वृद्धि हुई है। ये इलेक्शन कमीशन के जेब से खर्चा होता है। आपको एक डेटा दूं तो 2014 के जो आम चुनाव जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जेब से टोटल 4000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। केवल ये किसका इलेक्शन है? केवल जनरल इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव कराने के लिए। स्टेट में अलग अलग खर्चे आते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग समय में खर्च करती है। तो सब अगर मान लीजिए एक साथ चुनाव कराया जाता है तो ये जो खर्च आ रहा है ना, इस खर्च में कटौती किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी स्टेट के चुनाव होंगे और सेंटर के सब एक साथ होंगे तो इलेक्शन कमीशन का जो खर्च और कम हो जाएगा और इससे देश का अल्टीमेट क्या होगा, रिसोर्स बचेगा। दूसरा क्या होगा, जो देश का मेन पावर है। अब समझिए मेन पावर मतलब क्या है।
आप देखते होंगे जो चुनाव होता है उसमें ज्यादातर जो टीचर होते हैं वो चुनाव कराते हैं, और साथ ही में जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है ये लोग ड्यूटी देते हैं और उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये अलग अलग मतलब पूरे साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है, और पूरे साल जिस क्षेत्र में चुनाव होता है उस क्षेत्र के शिक्षक और भी सरकारी अधिकारी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है ना उसका अपना अधिकारी नहीं है। जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां के स्टेट गवर्नमेंट जितने भी लोगों की जरूरत होगी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे जितने भी स्टेट के एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए जो शिक्षक थे जिनको पढ़ाना था वो पढ़ाई छोड़ के कहाँ लगे, चुनाव में लगे हैं। और साथ ही में जो जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो योगदान करते हैं देश के विकास में, जो शिक्षक देश के विकास में और लोग जो देश के विकास में योगदान करते हैं, वो लोग योगदान ना करके अल्टीमेट कहाँ फंस जाते हैं चुनाव में फंस जाते हैं। तो अल्टीमेट इससे देश के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही आप देखते होंगे कि देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ये लगभग पूरे साल चुनाव के मूड में ही रहती है। मतलब कहा जाता है कि इनका स्विच, चुनाव जो स्विच है, इलेक्शन स्विच, ये हमेशा ऑन ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनको रहता है कि अगर सेंटर का इलेक्शन जीत गया है तो स्टेट में जीतना है, अगर स्टेट में बुरा प्रदर्शन किए तो दूसरे स्टेट में अच्छा करना है। मतलब ये हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे हम चुनाव जीते। तो जिन राजनेता को देश के विकास के लिए पूरे वर्ष रणनीति बनाना चाहिए, देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, अल्टीमेट ज्यादा समय कहाँ सोचते हैं कि मैं चुनाव को कैसे जीतूं। तो अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन हो जाते हैं, इससे फायदा यह होगा कि ये लोग ज्यादा देश के विकास के लिए सोचेंगे और देश के विकास की प्रगति होगी। ये इसके कुछ प्लस पॉइंट हो गए, बट इससे कुछ कंसर्न जुड़े हुए हैं, इसको देखिए। इसी कारण जितने भी विपक्षी पार्टियां और छोटी पार्टियां ये सब विरोध करती हैं। इससे होगा का जो स्मॉल पार्टी है, स्मॉल जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज और प्लस जो रीजनल पार्टी, इनको स्मॉल रीजनल, इनको क्या होगा ना, जब वन नेशन वन इलेक्शंस के चुनाव होंगे ना तो एक हवा सी बहेगी एक साथ। मतलब जो पार्टी जितना ज्यादा पैसा खर्चा करेगी उसका बड़ा चेहरा उतारेगी चुनाव प्रचार में, और हो सकता है कि लोगों की थोड़ा सा मतलब उस तरफ रुझान ज्यादा बढ़े। तो इससे रीजनल जो पार्टियां स्थानीय स्तर पर उनको नुकसान होने का डर है। साथ ही में विपक्ष को यह भी डर है कि मान लीजिए अभी भी ईवीएम पे सवाल उठते हैं। देश में जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ईवीएम के ऐसे ही शॉर्टेज है। अगर पूरा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो इतने सारे जो ईवीएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें आप वोट डालते हैं, वोट कास्ट करते हैं, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी। तो इससे इलेक्शन कमीशन का जो फंड है उस पर भी दबाव बढ़ेगा और देश की खर्चा एक बार बढ़ेगा। बस इसका काउंटर आर्गुमेंट यह बनता है कि अगर एक बार हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हाँ, इन्वेस्टमेंट एक ही बार होगा, बट उसके साथ आगे कई वर्षों के लिए जो खर्चा इलेक्शन कमीशन को कम हो जाएगा, तो इससे बैलेंस कर जाता है। तो इससे कुछ पॉइंट जुड़े हुए हैं। तो आइए यह जानने की ये इसके कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव कंसर्न्स है। इस पे अब देखिए क्या होता है, भारत में कोई भी अगर लीगल एडवाइस लेना है भारत सरकार को, तो इसके लिए देश में है लॉ कमीशन, विधि आयोग है, लॉ कमीशन। तो भारत की बहुत सारे लॉ का गठन हुआ है जिसमें 2 लॉ कमीशन, एक 1999 का, ये बीपी जो है बीपी संजीवा रेड्डी और 2018 का लॉ कमीशन है, इसके जो चेयरपर्सन है लॉ कमीशन 2099 का और 1999 का, और 2018 के जो लॉ कमीशन उसके जो हेड थे वो है बीएस चौहान। ये जो 1999 की लॉ कमीशन है, संजीवा रेड्डी लॉ कमीशन, इनका कहना है कि हाँ, भारत सरकार इस चुनाव प्रणाली को, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव को अपना सकती है और इससे देश के रिसोर्स पे दबाव कम होंगे और अल्टीमेट देश को फायदा होगा। ठीक। इसी तरह जो बीएस चौहान है कमेटी, लॉ कमीशन, इनका कहना है कि जी हाँ, भारत सरकार ऐसा कर सकती है और इससे भारत सरकार जो इलेक्शन कमीशन पे खर्चा आता है ये कम होगा, बट इसके लिए भारत सरकार को संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे और कुछ एक्ट है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये किसका रिकमेंडेशन था? बीएस चौहान लॉ कमीशन। तो आइए हम जानने की यह कोशिश करते हैं कि वो कौन से संविधान संशोधन करने पड़ेंगे भारत सरकार को और किस एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। तो पहले देखिए 2 आर्टिकल को आप ध्यान रखिएगा। एक है आर्टिकल 83 क्लॉज 2 और एक है आर्टिकल 172। इसमें लोकसभा के टेन्योर के बारे में कहा गया है कि द टेन्योर ऑफ लोकसभा शैल बी 5 years। कितने का होगा? 5 साल का। इसी तरह इसमें कहा गया है कि जो स्टेट असेंबली है, उनका कार्यकाल भी कितना होगा? 5 years का होगा। अब समझिए इसमें संविधान संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़े। मान लीजिए कोई एक स्टेट असेंबली अभी ही गठित हुई है
और उन्होंने अपना केवल 2 साल ही कार्यकाल बिताया है, जबकि 3 साल बाकी है, रिमेनिंग है। और सरकार 2024 अगर कोशिश करती है कि वन नेशन वन इलेक्शंस को लागू करते हैं, तो यह 3 साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या 3 साल उस पूरे स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा के रखे हुए, या फिर उस राज्य सरकार को किस बिहाफ पे आप, अगर मान लो कि 356 लगाते तो किस बिहाफ पे लगाएंगे? ऐसे तो है नहीं कि उठे सो कर लगा देंगे। इसके लिए भारत सरकार को संविधान में संशोधन करके लिखना पड़ेगा कि जी हाँ, भारत सरकार इस प्रोसेस को अपनाने के लिए संविधान में संशोधन कर रही है, भारत सरकार को संशोधन करना पड़ेगा। इन 2 आर्टिकल को याद रखिएगा, इसमें 2 संशोधन की जरूरत पड़ेगी। प्लस भारत में 2 एक्ट है, उसको देखिए। एक है आरपीए 1950 एंड आरपीए 1950। आरपीए का पूरा नाम हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। देखिए, जो 1950 का आरपीए, इसमें एक वोटर के क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या दायित्व है, उसके बारे में डिस्कशन किसमें किया गया कि अगर मैं एक वोटर हूँ तो मेरे क्या क्या मतलब वोट डालने जाता हूँ तो मेरे पास क्या क्या अधिकार है, मेरे क्या क्या दायित्व है, मेरे क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, उसके बारे में चर्चा किसमें है? 1950 के एक्ट। और 1951 का एक्ट कहता है, आप सुनते हो ना कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन के दौरान जितने भी लीडर्स हमको फॉलो करना होता है, प्लस जितने भी लीडर नेता ये जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनको अपने बारे में बताना होता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, ये चल है या चल संपत्ति है वगैरह वगैरह, जो अपना देते हैं ये ब्यौरा इलेक्शन कमीशन किसके तहत? 1951 के तहत। साथ ही प्रचार करने की अवधि क्या होगी, कब तक प्रचार कर सकते हैं, प्रचार के खर्च क्या होंगे, जितने भी मतलब कि पार्टियां से रिलेटेड राजनीतिक दल पे क्या क्या दायित्व बनते हैं, उनका क्या क्या अधिकार कर्तव्य, उसकी व्याख्या किसमें? 1951 में। तो भारत सरकार को इस 2 एक्ट में भी संशोधन करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस समय भारत सरकार ईवीएम को लाई उस समय भी इसमें संशोधन करना पड़ा, क्योंकि वो नया था, इसके बारे में नहीं लिखा गया। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन अगर सरकार लागू करती है, इसमें थोड़ा सा उनको संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। ये है आपका वन नेशन वन इलेक्शन। थोड़ा सा यह समझिए कि क्या दुनिया के कोई और देश हैं जहां पे वन नेशन वन इलेक्शंस के प्रोसेस को लागू किया गया है? तो जी हाँ, दुनिया के 3 देश हैं वर्तमान में जहां यह प्रोसेस लागू है। वह देश है, एक स्वीडन है, दूसरा आपका बेल्जियम है, और तीसरा आपका साउथ अफ्रीका है। आपको पता है ये दोनों देश यूरोप के हैं और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। इन 3 देशों में वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रोसेस है लागू है, लेकिन वहां पे इसको वन नेशन वन इलेक्शंस ना कह के साइमल्टेनियस इलेक्शन कहा जाता है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहा जाता है। और भारत का एक देश है, पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं। तो आम चुनाव से पहले इंडोनेशिया अपने संविधान में संशोधन कर लिया है और उन्होंने घोषणा कर दी है कि 2024 में जो इंडोनेशिया में चुनाव होंगे वो अभी किस प्रोसेस के द्वारा होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन, यानी वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के चुनाव एक साथ होंगे। और भारत सरकार भी इस पर विचार कर रही है, तो देखिए क्या लागू होता है कि नहीं होता है। जो भी होगा इस कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद इस पर डिस्कशन होगा, इस पर ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।